1 अगस्त 2025 से यूपीआई के कुछ नए नियम लागू हुए हैं। तो एनपीसीआई ने बैलेंस चेक करने के लिए, ऑटो पेमेंट और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए नई गाइडलाइन अभी जारी की है। ये चेंज यूपीआई को फास्ट, सेफ और स्टेबल बनाएगा। तो यूपीआई में क्या क्या चेंजेस और नए नियम आए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट दिन में सिर्फ 50 बार हो गई है। अब आप एक दिन में एक यूपीआई ऐप से बैंक बैलेंस को सिर्फ 50 बार ही चेक कर पाओगे। हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस दिखाई देगा। आपको पर्टिकुलरली उस ऐप पर जाकर बैलेंस डालने के लिए पिन डालकर चेक नहीं करना पड़ेगा। आम आदमी पर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो अगर आप रोज़ 100 बार से ज़्यादा बैलेंस चेक करते हैं, जैसे कि किराना शॉप वाले, तो अब आप ब्लॉक हो जाएंगे। सॉल्यूशन, मल्टीपल ऐप आप यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके एप्लीकेशन के ऊपर बैलेंस शो कर देगा। बजट ट्रैक करने के लिए मुश्किल हो सकती है। गुड न्यूज़ है कि ट्रांजैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली बैलेंस आपको दिखाई दे देगा, तो सर्वर का लोड भी इससे कम होगा। एनपीसीआई के हिसाब से 50 बार बैलेंस चेक करने से यूपीआई स्लो होता है। अब ये सिस्टम को तेज़ करेगा, तो सर्वर का लोड कम करने के लिए भी ये नियम लाया गया है। दूसरा नियम है कि ऑटो पे टाइमिंग, अब बिल पेमेंट सिर्फ नॉन पीक आवर में होगा। मतलब कि ऑटो पेमेंट जैसे कि नेटफ्लिक्स, जोमेटो, लोन जैसे कई सारे ऐप का ऑटो पेमेंट चालू होता है, जो सिर्फ 3 टाइम स्लॉट में ही कटेगा। सुबह के 10 AM से पहले, दोपहर के 1 PM से 5 PM के बीच, या तो फिर रात के 9:30 PM के बाद। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो अगर आप EMI 12 PM ड्यू है तो वो 1 PM या 9:30 बजे तक प्रोसेस हो सकता है। सॉल्यूशन, ड्यू डेट से पहले एक दिन पहले ही आप अपने EMI के ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हो। महीने के पहले दिन लोग सब बिल्स भरने के लिए कोशिश करते हैं, तो अब ये पेमेंट नॉन पीक आवर में होने की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। तो आपको महीने की पहली तारीख से पहले ही ऑटो पेमेंट सिस्टम को सेट कर देना पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा कि पीक आवर में जैसे कि 10 AM से लेकर 1 PM और 5 PM से लेकर 9:30 PM में यूपीआई तेज़ चलेगी और पेंडिंग ट्रांजैक्शन कम होंगे। ये इसका पॉजिटिव बेनिफिट है। अब फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए भी यूपीआई ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। अब यूपीआई पेमेंट करने से पहले रेसिपिएंट का नाम और बैंक दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप amazon@OKSBI को पैसे भेज रहे हैं तो आपको दिखेगा रिसिपिएंट नेम में अमेजोन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो फेक आईडीज जैसे कि मुकेश@OKSBI की जगह पर मुकेश कुमार@YBI को पैसे भेजने से रोकेगा, यानी कि रॉन्ग यूपीआई आईडी से बचाव में हेल्प होगा। बिजनेस पेमेंट सिक्योर होगा। कैसे? जैसे कि किराना दुकान वाले को यूपीआई QR करते वाला कस्टमर का नाम दिखेगा और फ्रॉड केस में 30% तक भी कमी आएगी, ऐसा यूपीआई एनपीसीआई का मानना है। सीनियर सिटीजन के लिए ये एक राहत की बात है। एक्सीडेंटली जो फ्रॉडर्स को पैसे भेजने का काम सीनियर लोग कर देते हैं वो भी प्रिवेंट हो जाएंगे। पेंडिंग ट्रांजैक्शन दिन में सिर्फ 3 बार चेक हो सकते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो वो आप सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हो। हर चेक के बीच 90 सेकंड का गैप होना चाहिए, ऐसा एनपीसीआई ने कहा है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो पैसे कटे हैं या नहीं ये टेंशन होगा। अगर आप को लगा कि ट्रांजैक्शन फेल हुआ है और आप 4 बार चेक करते हैं ट्रांजैक्शन फेल हुआ है या नहीं, तो आपका ऐप ब्लॉक हो सकता है। इसका सॉल्यूशन 90 सेकंड तक रुक कर दोबारा चेक आप कर सकते हो। सर्वर का लोड भी कम होगा। एनपीसीआई का डेटा के हिसाब से 80% सर्वर का लोड पेंडिंग ट्रांजैक्शन चेक करने से होता है। अब ये तेज़ रिस्पॉन्ड करेगा एसबीआई ये यूपीआई का सर्वर, और ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इनिशियली यूपीआई की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बैंक अकाउंट दिखाने की लिमिट दिन में सिर्फ 25 बार होगी। अब आप अपने यूपीआई से लिंक बैंक अकाउंट की लिस्ट सिर्फ 25 बार ही देख सकते हो। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मल्टीपल अकाउंट वाले लोग, अगर आप 5 बैंक अकाउंट को ट्रैक करते हैं तो हर अकाउंट को देखने के लिए लिमिट अटेम्प्ट है आपके पास, तो आप उस लिमिट अटेम्प्ट के अंदर ही अपने अकाउंट को चेक कर सकते हो। डेटा सेफ्टी जैसे कि मिसलेनियस ऐप आपके अकाउंट को बार बार रिफ्रेश नहीं कर पाएगा। हैकिंग का रिस्क इससे कम होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स चेंज हुए हैं यूपीआई में। आपका इस रूल्स चेंज के बारे में क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 70+ से ज़्यादा देशों के ऊपर नया टैरिफ लगा दिया है, जिसमें इंडिया को 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा यूएस को एक्सपोर्ट करने के लिए। और कॉपर पर तो ये टैरिफ 50% से ज़्यादा बढ़ गया है और ये टैक्स 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। आम आदमी का
इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट जैसे कि टेक्सटाइल, केमिकल, IT सर्विस इंडिया से US एक्सपोर्ट किया है तो उसके आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे। इससे इंडियन प्रोडक्ट US में महंगे हो जाएंगे। तो महंगे प्रोडक्ट को US में खरीदने, US के पीपल महंगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? वो वहाँ के लोकल कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो इंडिया की एक्सपोर्ट सर्विस के ऊपर इसका अच्छा खासा असर दिखाई देने को मिलेगा। जॉब लॉस का डर रहेगा। एक्सपोर्ट कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, टेक्सटाइल फैक्ट्री को नुकसान हो सकता है। अगर कंपनी में कम ऑर्डर आने लगे तो लोगों को लीव ऑफ भी दे सकते हो, या तो TCS में तो हाल फिलहाल 2% से ज़्यादा छटनी भी की गई है। घर की EMI बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट गिर गया यानी सेंसेक्स 580 पॉइंट डाउन है, जिससे म्यूचुअल फंड SIP की वैल्यू कम होगी। अगर आपका EPF में इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं है तो रिटायरमेंट फंड भी कम हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट भी चढ़ने वाले हैं। अगर आप एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट के प्राइस से बंधे हो, यानी कि एप्पल और सैमसंग जैसे प्रोडक्ट की कंपनियां यूज़ करते हो, तो इसकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। तो इस टैरिफ का इंडिया के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। US ने जैसे ही इंडिया के ऊपर 25% का इम्पोर्ट टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से ग्लोबली अनसर्टेनिटी बन गई। इससे मेटल, IT, टेलीकॉम, फार्मा सब सेक्टर में हैवी फॉल दिखाई देने को मिल गया। इम्पैक्ट फॉर आम आदमी देखें तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर रही होगी। रिस्क वाले फेस है, स्टॉप लॉस चेक करते रहिए और तो और धैर्य बनाए रखें। और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जैसे कि ब्लू चिप कंपनियां हैं, उसमें आप कौन सी कंपनी अच्छी है वो देखकर उसमें निवेश कर सकते हो, क्योंकि इस गिरते हुए मार्केट में आपको स्टॉक प्राइस कम में अच्छी कंपनियां मिल सकती है। तो अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है और आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो तो ये एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब क्यों गिरा मार्केट, इसके पीछे के मेन 6 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ट्रम्प का टैरिफ शॉक। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि FII स्टॉक बेच रहे हैं और ये इंडिया से स्टॉक बेचकर USA में शिफ्ट हो रहे हैं। ग्लोबल क्यूज वीक है। डॉलर की ताकत रुपये को डिप्रेशन में ला रही है, यानी कि डॉलर की ताकत बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है। फार्मा स्टॉक के बैड रिजल्ट इसको और ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं और टेक्निकल चार्ट बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये मेजरली 6 रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। रुपये ने ऑल टाइम लो 87.95 रुपीज़ का टच किया, लेकिन RBI ने मार्केट में जाकर डॉलर को बेचकर रुपये को संभाला है, यानी कि रुपया थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। कितना? 87.95 का जो लो लगा है उसके बाद रुपया थोड़ा संभालने के लिए RBI ने डॉलर को बेचा और रुपया 87.30 पैसे के ऊपर स्टॉप हुआ है। तो आम आदमी का इस रुपया का वीक होने से क्या असर पड़ेगा? तो रुपये स्ट्रांग रहता है तो ऑयल इंपोर्ट करने में फ़ायदा होता है। पेट्रोल डीजल की प्राइस घट सकती है, पर अभी रुपया वीक है तो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत हद तक ज़्यादा है। अगर आप फॉरेन ट्रिप करते हो तो रुपया अगर गिरा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट पे करनी पड़ेगी। तो इन डायरेक्टली अगर देखें तो रुपया जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी महंगाई कम होगी और आपको ही फ़ायदा होगा। रुपया जितना गिरेगा उतनी महंगाई भी बढ़ेगी और आपको एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ सकती है। RBI ने अभी रेपो रेट कम नहीं करेगा क्योंकि रुपये को स्टेबल रखना है, इसीलिए आपकी लोन की EMI कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि FIIs ने 1 लाख करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं 2020-25 में। सिर्फ जुलाई में ही FIIs ने अराउंड 5,588 करोड़ की सेलिंग कर दी है और इसके पीछे का मेन रीज़न है अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो वो लोग इंडिया से पैसे को बेचकर USA में निवेश कर रहे हैं अच्छे इंटरेस्ट के लालच में। FIIs के बिना सेंसेक्स निफ्टी डाउन रहेगा। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हो तो पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई देने की संभावना रहेगी। गवर्नमेंट ने जो NPS यानी पेंशन और प्रोविडेंट फंड भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इससे आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस पर भी असर पड़ सकता है। यानी और ओवर आपकी जो हाल फिलहाल मोटी तौर पर देखें तो हाल फिलहाल आपका पोर्टफोलियो आपको रेड देखने को मिल सकता है। कंपनी अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगी क्योंकि सेटलमेंट खराब है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, PMC हाउसिंग फाइनेंस के CEO ने रिजाइन कर दिया है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस CNG हाउसिंग फाइनेंस की गिर गई है। तो PMC हाउसिंग फाइनेंस के CEO मिस्टर गिरीश कौशिकी ने रिजाइन कर दिया है। उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग का हीरो माना जाता है
और उनके जाने से स्टॉक प्राइस में 17% की गिरावट देखने को मिली है, जो 7 साल में सबसे बड़ी गिरावट है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के गिरावट में। घर लोन लेने में मुश्किल होगी इससे। कंपनी का अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्ट्रेटजी अब चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं या लोन मिलने भी कम हो सकते हैं, यानी ओवरऑल होम लोन महंगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। एसआईपी वालों को नुकसान होगा। अगर आपके म्यूचुअल फंड में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है तो आपको अभी हाल फिलहाल थोड़ा बहुत लॉस दिखाई देने को आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। बिल्डर को लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेट हो सकते हैं इस डिसीजन से। आज यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है, जिसमें 1 लाख नए जॉब ऐड हुए हैं, एक्सपेक्टेशन से कम, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़कर 4.2 हो गया है। यानी कि यूएस के जॉब डाटा के इंडियन मार्केट पर असर दिखाई देने को मिल रहा है। आईटी कंपनियों की हायरिंग रुक गई है। यूएस में जॉब कम होने से इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे और इसी वजह से इन कंपनियों में जॉब रिक्रूटमेंट कम हो रही है। डॉलर और रुपए रोलर कोस्टर पर चल रहा है। अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है तो डॉलर स्ट्रांग हुआ है और रुपया वीक हुआ है। फिर पेट्रोल, आईफोन जैसे कई सारी चीज़ें के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से आम आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। यूएस पर निर्भर स्टार्टअप को अच्छा खासा नुकसान दिखाई देने को मिल रहा है। अगर आपका स्टार्टअप यूएस के क्लाइंट पर डिपेंडेंट है तो पेमेंट डिले या कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन हो सकते हैं इस डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी के मुताबिक। ग्लोबल गोल्ड प्राइस $3,280 से नीचे आया और इंडिया में MCX गोल्ड अराउंड 97,700 तक गिरा। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो शादी, बच्चों की पढ़ाई का फंड कम हुआ है। यानी कि अगर आपने गोल्ड ETF या SGB में पैसा रखा था तो उसकी वैल्यू 4% से घट गई है। ज्वेलर डिस्काउंट दे सकते हैं। गोल्ड गिरने से लोकल ज्वेलर को थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन मेकिंग चार्ज कम नहीं होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। गोल्ड वॉलेटाइल है तो लोग FD की तरफ भाग सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है इस गोल्ड में गिरावट के कारण। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के फाइनेंस मार्केट की, जिसमें UPI के रूल्स चेंज हुए, गोल्ड गिरा, US का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा और रुपया स्ट्रेंथन हुआ, पर लोगों की जॉब गई है। तो ऐसे अनस्टेबल फाइनेंशियल मार्केट में आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कितना ग्रीन है और कितना रेड है। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।